गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं आपके लिए पीपीटी और जो ये वीडियो रिवीजन क्लासेस लगा रहा हूँ, आप सभी इसका भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई इनके माध्यम से और भी सजग रूप से, सुचारू रूप से हो पा रही होगी। बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा है ये एक बहुत ही सामयिक विषय पर है और हमारे आसपास के पर्यावेश से जुड़ी हुई एक अध्ययन के ऊपर है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी गांव में निवास करते हैं, लेकिन कई बार जब आपसे ये पूछा जाता है या आपसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि गांव क्या होता है, तो हम सभी के पास उसका उत्तर नहीं होता। हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि गांव और शहर में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, आपके इस चैप्टर और इसके साथ आने वाले 2 चैप्टर जो हैं, हमें अधिवास भूगोल के बारे में जानकारी देंगे। इस अधिवास भूगोल में मैं आपको बताऊं कि हम मानव भूगोल के अंतर्गत ये पढ़ते हैं कि हमारे आसपास गांव या शहर किस तरह से होते हैं, गांव शहर में क्या अंतर होता है, गांव कितने प्रकार के होते हैं, शहर कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो इसी क्रम में इन तीनों चैप्टर्स में से आज जो हम एक चैप्टर देखेंगे, इसका जो शीर्षक है वह है ग्रामीण बस्तियां, अर्थ, वर्गीकरण और प्रकार। आपकी किताब में ये चैप्टर दिया हुआ है, आप किताब को पढ़ें। आपको जो पीपीटी मैंने छुट्टियों के समय दी थी वो पढ़ें और साथ ही साथ इस लेक्चर को सुनें, तो आपकी ज़्यादातर जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यदि नहीं भी हों तो आप पीपीटी के सुनने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप में, मैं उनके उत्तर दूंगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हम सभी जानते हैं बच्चों कि हर व्यक्ति किसी ना किसी घर में रहता है। घर यानी अधिवास मानव का निवास स्थान होता है। मूल रूप से मानव घरों में रहता है। यदि हम देखें, जब से मानव सभ्य हुआ है, जब से मानव ने सीडेंटरी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर शुरू की है, यानी स्थायी रूप से खेती करना शुरू किया है, तब से वो घरों में निवास करता है। कोई एक कमरा, कोई एक बड़ा महल या कोई एक 5 स्टार होटल या एक बड़ी ऊंची इमारत, सभी को हम अधिवास में शामिल करते हैं। अधिवास की शुरुआत से पहले जब आदमी सीडेंटरी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर नहीं करता, सीडेंटरी यानी स्थायी रूप से नहीं बसा, उसका जो काम था, उसकी खेतीबाड़ी नहीं थी, वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का काम करता था। वो एक जगह से दूसरी जगह खाने को एकत्रित करता था, जिससे जिस समय वो इस तरह के कार्यों में संलग्न था, वो मूल रूप से गुफाओं में रहता था। वो आदमी असभ्य मानव था। धीरे धीरे मानव ने सभ्यता आई और आदमी ने जब स्थायी रूप से बसाव शुरू किया तो निवास स्थान की आवश्यकता हुई, तो उसने घर बनाने लगे। घरों को ही हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे कि आदमी के शुरुआती जो निवास स्थान थे, जो घर थे, वो किस तरह से हमने उनको वर्गीकृत किया, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो बच्चों, मानव के घर मूल रूप से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। आज भी आप देखें, बहुत सारे लोग अपनी तरह घरों में रहते हैं, जो पक्के घर होते हैं, वो हमेशा वहीं रहते हैं, घर कहीं नहीं जाते। वहीं बहुत सारे आदिवासी लोग जो अपने पशुपालन का कार्य करते हैं, पशुओं के साथ ऊपर वाले इलाकों में, फिर नीचे वाले इलाकों में ऋतु के साथ प्रवास करते रहते हैं, जिसको हम भूगोल में ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। तो आदमी आता जाता भी रहता है। तो मूल रूप से 2 प्रकार के घर हुए, अधिवास हुए। एक वो जो स्थायी हैं, दूसरे वो जो अस्थायी। अब बच्चों, आप यदि देखें तो ये घर जो बनाना आदमी ने शुरू किया, ये कोई तुक्के का काम नहीं था, बिल्कुल वैज्ञानिक सोच पर आधारित था। अब आप देखेंगे किस तरह। अगर आप देखें तो हम जो गांव या घर देखते हैं, वो मूल रूप से 2 प्रकार के जगह पर स्थित होते हैं। पहले को हम कहते हैं ड्राई पॉइंट साइट, दूसरे को हम कहते हैं वेट पॉइंट साइट। बच्चों, जो क्षेत्र बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित थे, आप सभी जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ पानी आ जाता है। तो बाढ़ से बचने के लिए लोग उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो ऊंचा स्थान हो, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो ऐसी बस्तियां जो बाढ़ के मैदान में बसी हुई हैं, लेकिन बाढ़ के मैदान के उस उच्च स्थान पे जाके बसी हैं
जहाँ पर पानी नहीं चढ़ता उसको हम ड्राई पॉइंट साइट कहते हैं। ड्राई पॉइंट साइट पॉइंट यानी सूखा स्थान जहाँ बाढ़ नहीं आती। अब दूसरी तरफ रेगिस्तानी इलाकों में या ऐसे इलाकों में जो अर्ध शुष्क इलाके हैं, जो शुष्क हैं, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, हम एक शब्द बचपन से सुनते हैं जिसको मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यान क्या होता है? रेगिस्तान में एक ऐसा पानी वाला क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ बहुत सारी वनस्पति होती है। ऐसे साइट, जो ऐसी बस्तियां जो उन जगहों पे बसी हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी वाले स्रोत होते हैं, पानी वाले क्षेत्र होते हैं, उनको हम वेट पॉइंट साइट कहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवन यापन के लिए पानी अति आवश्यक होता है। यदि कहीं पानी नहीं है तो जीवन संभव नहीं। तो बच्चों, यदि हम और आगे चलें तो अधिवास को हम मूल रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज़ रूरल सेटलमेंट एंड अदर वन इज़ अर्बन सेटलमेंट। पहले वाले ग्रामीण अधिवास, दूसरे वाले शहरी या नगरीय अधिवास कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहीं पे हमें अंतर करके चलना पड़ेगा कि ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं और शहरी अधिवास क्या होते हैं। बच्चों, गांव में यदि देखें, एक छोटे घर से लेकर कई घर एक साथ इकट्ठे होते हैं, हम उन्हें अधिवास कहते हैं, रूरल सेटलमेंट कहते हैं। बच्चे, ये रूरल सेटलमेंट वो होते हैं जहाँ पर अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग अपनी जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं या प्राकृतिक क्रियाओं पर निर्भर होते हैं। अब आप देखें, प्राकृतिक क्रियाएं कौन कौन सी हुई? प्राकृतिक आर्थिक क्रियाएं जिसमें पशुपालन, लकड़ी काटना यानी लंबरिंग, माइनिंग यानी खान खोदना, और इसी के साथ जो सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया है वो कृषि है। तो इस तरह से जो लोग इन चीज़ों पे निर्भर होते हैं वो जहाँ रहते हैं वो ग्रामीण इलाके कहलाते हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत में 2-3 आधारों को हम मानकर गांव और शहरों को अलग करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है जनसंख्या का आकार। ऐसा कहा जाता है जनगणना विभाग के द्वारा, सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा, कि कोई भी अधिवास जिसकी जनसंख्या 5000 से कम है वो शहरी नहीं हो सकता, वो ग्रामीण अधिवास है। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय अधिवास कहलाते हैं। तो पहला आधार होता है जनसंख्या का आकार। दूसरा होता है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, कार्य कहते हैं। भाई, किसी भी जगह यदि ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए कार्य करते हैं या प्राथमिक क्रियाएं करते हैं तो वहाँ जो अधिवास है उसको अधिवास को हम ग्रामीण अधिवास कहते हैं। वहीं ऐसे क्षेत्र, ऐसे अधिवास जहाँ ज़्यादातर लोग अकृषि कार्य करते हैं, कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं उनको करते हैं, तो उनको हम नगरीय अधिवास की संज्ञा देते हैं। बच्चों, नगरीय अधिवास में जैसा मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग गैर कृषि कार्य करते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है ग्रामों की तुलना में शहर हमेशा ही बड़े होते हैं। यहाँ सुविधाओं का भी काफ़ी प्रबल प्रसार होता है। गांव सुविधाएं कम होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं सुविधाओं की संख्या, जो उनकी उपयोगिता है वो बढ़ती जाती है। बच्चों, जब हम गांव के प्रकार का बात करते हैं कि गांव कितने प्रकार के होते हैं, तो भूगोल के अंतर्गत बच्चों हम एक क्रम के रूप में ऐसा पढ़ सकते हैं कि 3 तरह के हमारे यहाँ गांव मिलते हैं। पहला कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं, सघन ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। ये वो बस्तियां होती हैं जहाँ पर लोग बहुत ही पास पास बसे होते हैं, इनके बीच में पारस्परिक दूरी जो है बहुत कम होती है। ये मूल रूप से ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसा यदि आप उत्तर भारत को देखें, यहाँ पर ज़्यादातर गांव जो हैं सघन रूप से बसे हुए हैं, क्योंकि उत्तर भारत में लोग कृषि आधारित समाज था, आज भी है, और कृषि में एक दूसरे की मदद लेने की जो ज़रूरत पड़ती है वो बार बार पड़ती है, जिसके कारण हम एक दूसरे पे ज़्यादा निर्भर हैं। आप उस समय को देखिए जब ट्रैक्टर नहीं था या जब और आधुनिक कृषि के उपकरण नहीं थे, तो लोग एक दूसरे के खेत में भी काम कराया करते। तो जाहिर सी बात है यदि पास रहेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा काम आ पाएंगे। तो इसी तरह वो जगह जहाँ पर लोग ऐसा कार्य करते थे जिसमें एक दूसरे की पारस्परिक मदद की ज़्यादा आवश्यकता पड़े, उन सभी को हम सघन बस्ती वाले क्षेत्र कहते हैं। उत्तर का विशाल मैदान हो या हुआंग हो का मैदान हो चीन में,
ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन रूप से बसी हुई ग्रामीण बस्तियाँ मिलती हैं। दूसरा होता है अर्ध सघन। हम एक बार अर्ध सघन को से पहले हम पढ़ते हैं प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियाँ। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक क्रम मिलता है, सघन यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्स्ड। तो जो हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है वो उस जगह मिलता है जहाँ पर कृषि आधारित कार्य होता है। वहीं जो हमारे अर्ध सघन होते हैं वो उस जगह मिलते हैं जहाँ पर हम धीरे धीरे ऐसे कार्य की ओर जाते हैं जहाँ पर पारस्परिक मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे जो प्रकीर्ण प्रकार के जो अधिवास होते हैं वो मूल रूप से उन जगहों पे किए जाते हैं जहाँ घर दूर दूर बसे होते हैं। घर दूर दूर बसे होने का सीधा सा अर्थ है कि ये वो समाज होते हैं जहाँ पर इस प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है जिसमें कम मदद लेने की आवश्यकता पड़ती हो, लोग एक दूसरे पर कम निर्भर होते हों। पर्वतीय इलाके, मरुस्थलीय इलाके ये वो ऐसे हैं जहाँ पर प्रकीर्ण प्रकार की यानी स्कैटर्ड सेटलमेंट मिलता है। ये स्कैटर्ड सेटलमेंट दूर दूर होता है जिसमें घर एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं और एक दूसरे से दूर होने के कारण हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये मूल रूप से पर्वतीय इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में मिलते हैं जहाँ पर ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जिससे एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता कम होती है। अब दूसरी बात आती है जो हमारे जितने भी सेटलमेंट होते हैं बच्चों, उसमें एक तो चीज़ होती है प्रकार में हमने देखा कि प्रकार होते हैं कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स्ड। ठीक है, ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ कई बार हमारी सेटलमेंट की स्टडीज़ में हम ये भी देखते हैं जिसमें हम पैटर्न की बात करते हैं। ये बच्चों जो शब्द आता है पैटर्न, प्रतिरूप, इस पैटर्न का मतलब होता है जियोमेट्रिक शेप। यानी यदि हम किसी सेटलमेंट को दूर से देखें तो उसका आकार कैसा है, क्या वो सीधा है, लीनियर पैटर्न का है, या वो गोलाकार है, या वो त्रिभुजाकार है, शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है। इस आकार को ही बच्चों हम मूल रूप से पैटर्न में पढ़ते हैं, प्रतिरूप में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि देखें कि कौन कौन से मेजर पैटर्न्स मिलते हैं सेटलमेंट के। तो सबसे पहले आता है लीनियर पैटर्न। ये लीनियर पैटर्न वो होता है जहाँ पे ग्रामीण अधिवास एक लंबी रेखा के रूप में फैले होते हैं। मूल रूप से किसी सड़क के किनारे दोनों तरफ, यदि आप अधिवास के बसाव को देखें, यदि कोई गांव ऐसा है जिसके बीच से एक सड़क जाती है तो लोग कोशिश करते हैं, प्रेफरेंस ऐसी होती है कि वो इस सड़क के दोनों ओर रहते हैं। दूसरा होता है रेडियल होता है कई बार गांव में एक चौक बनता है, लोग इस चौक के चारों तरफ जो सड़कें होती हैं उन पर रहते हैं और इसका आकार इस तरह से निकलता है जैसे बाहर की तरफ रेडिएट हो रहे हैं। इसी तरह कई बार एक मुख्य सड़क में दो अन्य सड़कें आके मिलती हैं, तो इस तरह से जो पैटर्न बनता है उसको हम तीरनुमा या एरो शेप या एलोंगेटेड पैटर्न कहते हैं। इसी तरह दो या दो से अधिक सड़कें मिलने पर जो पैटर्न बनता है उसे चौकपट्टी पैटर्न कहते हैं। इसी तरह ऐसे गांव जो नदी के प्राकृतिक बांध पर बसे होते हैं, समुद्री तटों पे बसे होते हैं, गांव में जो आकार मिलता है वो सांप की तरह होता है, लहराते हुए, बलखाते हुए। इसी तरह कुछ गांव रेक्टेंगुलर पैटर्न पे बने होते हैं। इसी तरह कुछ सीढ़ीदार आकार के बने होते हैं। ये मूल रूप से उन क्षेत्रों में मिलते हैं जो पर्वतीय ढलानों पे बसे होते हैं। इसी तरह कुछ ग्रामीण अधिवास ऐसे होते हैं जो सर्कुलर होते हैं। यानी अगर आप ऐसे देखें कि आपके गांव में एक बड़ा जोड़ है और उस तालाब के किनारे लोग बसना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो एक झील, तालाब, वृक्ष या पुराने मंदिर में इस तरह के पैटर्न मिलते हैं। अब आपके सामने ये दिखाया गया है, आप देखें। बच्चों, आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप पैटर्न लिखें उस पैटर्न का एक डायग्राम पक्का बनाएं, क्योंकि ज्योग्राफी में डायग्राम बनाने की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है।
तो सबसे पहले देखें, लीनियर पैटर्न दिखाने की किया गया है, क्रॉस शेप पैटर्न दिखाने की किया गया है, स्टार शेप पैटर्न दिखाने की कोशिश की गई है, टी शेप्ड, सर्कुलर, डबल पैटर्न। तो आप इसको देख सकते हैं कि डायग्राम में आप यदि विजुअलाइज करें, आप यदि देखने की कोशिश करें तो एक आकार उभर के आ रहा है। हम उस आकार की बात करें, वो आकार ही जियोमेट्रिक शेप या पैटर्न कहलाता है, जो हमें ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पढ़ना होता है। अब आता है भाई ग्रामीण बस्तियों की यदि परिभाषा बात करें तो ग्रामीण बस्तियां क्या होती हैं। आपके सामने बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। यदि अगर हम छोटे आकार से बात करें तो ग्रामीण बस्तियां छोटे आकार की मानवीय बस्तियां होती हैं जिनके निवासी मूल रूप से जंगल, जल और ज़मीन पर मेहनत करके आजीविका कमाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि उनकी मूल रूप से आजीविका जो है प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित होती है। प्राथमिक क्रियाएं मैं एक बार दोबारा बताऊं तो लकड़ी काटना, खेती करना, पशुपालन, खान खोदना, ये मूल रूप से होती हैं। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो है विडाल डी ला ब्लाश की है, जिसने बताया कि गांव एक परिवार व वंश से बड़ा जन समुदाय होती हैं। ऐसा कहा गया कि गांव में एक से ज़्यादा परिवार रहते हैं, एक से ज़्यादा वंश के लोग रहते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं खेती बाड़ी से ही जुड़े होते हैं। ये जैसा मैंने टाइप बताए उनके डायग्राम्स बने हुए हैं, ये आपने बनाने हैं। एक तरफ डिस्पर्स सेटलमेंट है, पर्वतीय इलाका दिखाने की कोशिश की गई है जहाँ पर घर दूर दूर हैं। वहीं एक ऐसा इलाका भी दिखाने की कोशिश की गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे कोई गांव बड़ा होता जाता है उसमें सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, उसके फंक्शंस बढ़ते जाते हैं, वो शहर की तरफ परिवर्तित हो जाता है। तो आप देखें एक तरफ गांव है जो दूर दूर बसे हुए हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट है, और वहीं एक तरफ एक अर्बन सेटलमेंट है जहां कंसंट्रेशन ऑफ हाउसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा संघनित रूप में रहते हैं, एक जगह रहते हैं। ये डायग्राम्स हैं हैमलेट के सेमी डिस्पर्स सेटलमेंट के, ये आपने बनाने हैं। अब बच्चों विशेषताएं बताई गई हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। ये वही सारी विशेषताएं जो मैंने अभी आपको डिस्कस की हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप इनको पढ़ें। और यदि कोई आपको ऐसा लगे कि ये बात समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बस्तियां जब बस्ती हैं तो उनके बहुत सारे कारक होते हैं, पास होने के या दूर होने के। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कारण हैं बस्तियों को दूर दूर होने के। तो आपके पहले भौतिक कारण, फिर मानवीय कारण, फिर सामाजिक आर्थिक कारण बताए गए हैं। तो इसमें यदि हम भौतिक कारणों की बात करें तो पर्वतीय उच्चावच, जंगल, दलदली भूमि, जल की उपलब्धता और बाढ़, ये कारण हैं जो लोगों को बांध के रखते हैं या बिखेर के रखते हैं। उसी तरफ मानवीय कारणों में इकोनॉमिक फैक्टर्स, कृषि के लिए भूमि की उपलब्धता, पशुचारण, ठीक है। इसी तरह सामाजिक आर्थिक कारणों में जाति प्रथा, सुरक्षा, भूमि सुधार, ये सब ऐसे कारण हैं जिनके कारण बस्तियां पास पास होती हैं या दूर दूर होती हैं। तो आप इसको देखें, मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से लोग पास पास रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, क्या डिस्पर्स्ड है, न्यूक्लिएटेड फैमिली कैसे सेटलमेंट कैसे बनते हैं, क्या क्या कारण हैं। तो आपके सामने ये सारे बताए हुए हैं, आप इनको एक बार देखें और यदि कुछ समझ ना आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई बहुत जटिल है। आप सभी के लिए बड़े ही सहज भाषा में, हिंदी में डायग्राम्स के साथ ये बताने की कोशिश की है कि क्या न्यूक्लियर सेटलमेंट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, क्या उनका पैटर्न होता है। तो आप सभी का मैं ऐसा अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पढ़ें, पीपीटी देखें, वीडियो देखें और फिर एक बार इनके डायग्राम बना के देखें। व्यवस्थित लिखेंगे तो बच्चों जो भूगोल में नंबर आना बहुत कठिन नहीं होता है। आप इंट्रोडक्शन लिखें, आप बॉडी अच्छे से बनाएं, आप डायग्राम्स बनाएं, आप मैप्स बनाएं और कंक्लूजन लिखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये वाले जो पूरे जो सेटलमेंट पैटर्न है और ख़ास तौर से रूरल सेटलमेंट का जो हिस्सा है उसको आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।